स्टैटिक फोर्स कूलॉन्ग फोर्स का फॉर्मूला बताया था ऐसा कुछ। तो आज के सेशन में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटेंस ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहला टॉपिक, सो व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉन्ग फोर्स का फॉर्मूला बताया था ऐसा कुछ। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो हमने इस फोर्स के बारे में बोला था कि दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये जो फोर्स है ना बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, तो मीडियम डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, अगर मेरे दो चार्जेस Q1 पॉइंट चार्जेस है, Q1 और Q2, ये अगर वैक्यूम के अंदर है, ठीक है, तो फोर्स आता है ये फॉर्मूला से। लेकिन अगर ये वैक्यूम की जगह कुछ और मीडियम होगा, देन दिस फोर्स रिड्यूसेस एंड द फोर्स रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1/εr फोर्स इन वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम में जो भी फोर्स है वो 1/εr से कम हो जाता है। ठीक है, दिस एप्सिलॉन आर, इसके लिए एक और सिंबल है के। ठीक है, एप्सिलॉन आर या फिर के, ये दोनों ही चीजें हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, हमने अभी तक डाई इलेक्ट्रिक क्या है ये पढ़ा नहीं है, बट मैं इनके नाम बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो सबसे ये सारी चीज़ें आती कहाँ से, तो आती है कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि द कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। तो मीडियम डिपेंडेंट है तो वो यहाँ Q1 और Q2 और R से नहीं पता चलता है, मीडियम डिपेंडेंसी ये टर्म से पता चलती है। जो हमारा जो कांस्टेंट होता है ना 1/4πε0, जिसकी हम लोग वैल्यू लेते हैं 9 × 10⁻⁻, वो होती है वैक्यूम के अंदर, लेकिन मीडियम में वो वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए वो जो कांस्टेंट है वो मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। तो वैक्यूम होगा तो तब हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं 9 × 10⁹। तो अब वहाँ से ये सारी कंसेप्ट आती है ना। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है ये सारा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ इटसेल्फ। मैंने बताया था कि आपको मैं एप्सिलॉन जीरो के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो आज के सेशन में हम लोग एप्सिलॉन जीरो के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज एप्सिलॉन जीरो ऑल्सो। ठीक है, तो एप्सिलॉन जीरो या फिर एप्सिलॉन ये सारा है, इनके लिए हमने नाम पढ़ा था कि एप्सिलॉन जीरो इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ, ये वाला जो है ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस का परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी बेसिकली क्या है ये समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें मीडियम में क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। एंड इफ देर इज़ अ मीडियम, तो हम वो जो फॉर्मूला है कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला, एफ इन मीडियम इज रिटन एज 1/4πε Q1 Q2/r²। अगर आप यहाँ नोट डाउन करोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला में एप्सिलॉन जीरो की जगह हमने एप्सिलॉन लिखा है। दिस एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो परमिटिविटी भैया होता क्या है, तो ये ऐसा फैक्टर है जो हमें कूलॉम फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, ये उस मीडियम के वजह से क्या चेंज होगा, ये हमें ये कांस्टेंट एप्सिलॉन या एप्सिलॉन जीरो बताता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम लोग मीडियम वाली सिचुएशन लेके चलेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये है क्या परमिटिविटी, है ना। तो नाम से तो ये पता चल रहा है कि परमिशन देना या ऐसा कुछ तो है। तो रियलिटी में ये होता है कि मीडियम, जैसे हमने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा है कि वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ना। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना, और अर्थ और मेरे बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस बिल्डिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये बिल्डिंग किस चीज़ की है, या फिर मैं मेरे और अर्थ के बीच में और कोई मीडियम है, एयर है या और कुछ है ना। इट डजेंट डिपेंड ऑन दैट मीडियम बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगर वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, द फोर्स लिटरली डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ऐसा क्यों होता है वो हम समझेंगे पहले, फिर ये टर्म्स आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, हम इस चार्ज को पूरा पानी के अंदर रखने वाले, तो हमें पानी में रखने का रीज़न ये है कि वाटर का हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह बहुत कुछ अच्छे से पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, इस तरह का कुछ तो मॉलिक्यूल होता है ना वाटर का। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, एम आई राइट, इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर कुछ तो बॉन्ड एंगल वगैरह होता है, यू नो दैट बेसिक थिंग्स।
तो यहाँ पर हम लोग को ये पता रहता है कि ये जो बॉन्ड है इसके वजह से ये जो ऑक्सीजन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, और हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही बात है। तो सारा का सारा चार्ज जो है वो ये ऑक्सीजन खींच लेता है और उस पर एक नेगेटिव टाइप का चार्ज आ जाता है। वैसे ही ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव टाइप का चार्ज आ जाता है ना। तो ये हो गया पोलराइजेशन जो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। अब मैंने यहाँ पर रख दिया, क्या रख दिया मैंने, चार्ज रख दिया। ठीक है, ये छोड़ दो, ये इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो भी मत टेंशन लो, यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया। तो ये चार्ज यहाँ पर रखते ही इस पानी के अंदर ये एक चार्ज है जो अपना Q1 है, ये दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, जब ये वाटर नहीं था, वाटर मॉलिक्यूल नहीं था, तब Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स था दैट फोर्स वाज F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। दिस वाज नेट फोर्स, और कोई फोर्स है नहीं, तो ये टोटल फोर्स और दोनों का फोर्स एक ही बात है, तो ये होगा दोनों के बीच में फोर्स। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ हमने लेके आए, होगा क्या, देखो ये माइनस है, माइनस वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट है, तो वो नेगेटिव पार्ट इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेटर से ये यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया इस तरह से, है ना। तो ऑब्वियस बात है उसका एक प्लस इस तरफ भी होंगे, उसके जो प्लस पार्ट है पॉजिटिव हिस्सा वो इस तरफ होगा, नेगेटिव हिस्सा इस तरफ होगा। ये हम लोग पोलराइजेशन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेटर से उस मॉलिक्यूल को थोड़ा सिंपल कर देते हैं इस तरह से, माइनस प्लस, है ना, सिंपल नोटेशन यूज़ किया है मैंने। तो ये प्लस जो है, अब होगा क्या, देखो ये प्लस का इस पे फोर्स लग रहा है, सही बात है, ये माइनस का इस पे फोर्स लगेगा। अब आपको ये सोचना है ये फोर्सेस किस तरह से लग रहे हैं, देखो तो इस प्लस का इस पे फोर्स आएगा टूवर्ड्स राइट, इस वाले माइनस का इस पर फोर्स आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। सही बात है या नहीं। तो अब होगा क्या, देखो इस पर जो नेट फोर्स था ना वो चेंज हो गया, देखो इस माइनस की वजह से इस पर जो नेट फोर्स आ रहा था वो चेंज हो गया। दूसरी चीज अगर देखोगे तो ये प्लस इसके फोर्स को अगेन इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो इस एक मॉलिक्यूल की वजह से क्या हो जाएगा, ये नेट फोर्स इस एक मॉलिक्यूल की वजह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगेन वाटर मॉलिक्यूल पोलराइज होता है, उसके OH और H प्लस और OH माइनस आयंस सेपरेट होते हैं। तो अगर हम आयंस की बात करेंगे तो यहाँ पर इस तरफ नेगेटिव आयंस आ जाएंगे इसके नज़दीक, और इस तरफ पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। तो अब देखो पॉजिटिव के नज़दीक नेगेटिव आयन आने की वजह से यहाँ पर जो नेट फोर्स है, इस नेगेटिव आयन ने इस नेट फोर्स को कम कर दिया है, देखो क्योंकि इसका फोर्स इस तरफ है और प्लस Q1 का फोर्स है उस तरफ, तो यहाँ पर नेट फोर्स डिक्रीज हो गया है। ठीक है, इससे कम है। जब कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं था, कोई मीडियम नहीं था, तो नेट फोर्स वाज दिस, लेकिन अब इस केस में नेट फोर्स रिड्यूस हो गया। तो वो कितना फैक्टर से रिड्यूस हुआ, सो लेट अस से वो कुछ तो फैक्टर था ER, उतने फैक्टर से ये वाला फोर्स तो था वो हो गया रिड्यूस। तो यहाँ पर बन गया अपना फॉर्मूला। तो वो ER जो है इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी या फिर बेसिकली परमिटिविटी। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम कितना अलाउ करेगा ये बताने वाली टर्म है परमिटिविटी। ये सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। तो परमिटिविटी वो फैक्टर है जो बताता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम में उसी डिस्टेंस पर दो चार्जेस रखने पे कितना डिक्रीज हो जाएगा, कितना फैक्टर से डिक्रीज होगा। सो दैट फैक्टर इज परमिटिविटी। ये यहाँ पर पूरे डिस्कशन का पार्ट है। ठीक है, अगेन हम लोग जो पोलराइजेशन कंसेप्ट है वो आगे पढ़ने ही वाले हैं डिटेल में, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो के बारे में। तो एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। अभी मैंने जो रिलेशन लिखा था, जब मीडियम नहीं है तो मीडियम नहीं होने पर ये फॉर्मूला आता है, और जब मीडियम है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर यहाँ पर फैक्टर से डिवाइड होगा Q1 Q2 बाय r²। दोनों में अगर रिलेशन देखते हैं तो ये रिलेशन आता है ना। एप्सिलॉन जो है इट इज़, इसी पूरे टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल टर्म से 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r²। अगर ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि F मीडियम इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अगेन कुछ बुक्स में एप्सिलॉन आर की जगह आपको K मिलेगा, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे, रिलेटिव
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सारे नाम है बच्चों, ये नाम कहाँ से आते हैं हम धीरे 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 जब टॉपिक कवर करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट एप्सिलॉन, वो फैक्टर कहाँ से आता है, परमिटिविटी क्या होता है, ऑल बेसिक थिंग्स। अब पढ़ेंगे बच्चों डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो एक हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया था कि कंडक्टर्स जो है, कंडक्टर्स में से करंट या चार्जेस फ्लो कर सकता है, लेकिन दूसरी जो कैटेगरी होती है इनमें से चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। इन्हीं इंसुलेटर्स को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक। ऐसा नाम देने का कुछ स्पेशल रीज़न है, तो हम इंसुलेटर्स जो है उनको अब यहाँ पर बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, सो डाई इलेक्ट्रिक आर बेसिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक के। ठीक है, पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जो भी नॉन कंडक्टिंग है। वुड इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक। वाटर इज ऑल्सो डाई इलेक्ट्रिक। याद रखो, वाटर जो है वो कंडक्टिंग नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर पानी में तो करंट लगता है, तो ढूंढो, उसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। तो वाटर इज नॉन कंडक्टिंग, ढूंढ लो, मिल जाएगा आंसर। तो ये वाटर भी डाइलेक्ट्रिक है। ये सारे ऐसे, ऑयल होता है, ऑयल इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जो नॉन कंडक्टिंग है एंड दे आर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, मैं वाटर के बारे में डिस्कशन करूँगा यहाँ पर। तो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ऐसा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इस तरह का है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन के नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, हमने स्कूल लेवल में पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रॉन का कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट वगैरह में घूमता है। बट इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन कोई सर्कुलर ऑर्बिट में वगैरह नहीं घूमता है ना। इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगेन एक डिफाइंड पाथ नहीं है। वी कैन से दैट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, बट इट इज़ नॉट डिफाइंड पाथ, है ना। तो कभी ऐसा घूमेगा, कभी ऐसा घूमेगा। सो इट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रक्चर। तो ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है जिनका एक क्लाउड है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ऑक्सीजन का क्लाउड है। अगर आप देखते हो ना तो क्या होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो पूरा क्लाउड अपने तरफ पुल कर देगा। तो ये क्लाउड इस तरह से पुल होके हाइड्रोजन के पास कम बचेगा और सारा का सारा क्लाउड कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के आसपास पूरा क्लाउड बन जाएगा। ठीक है, ऑक्टोपस की तरह इस तरह का कुछ तो स्ट्रक्चर बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रक्चर। तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन्स था वो ज़्यादा से ज़्यादा किसकी तरफ चला गया, ऑक्सीजन की तरफ। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, और अगेन ये भी न्यूक्लियस ही है। तो इन पॉजिटिव न्यूक्लियस का सेंटर आएगा यहाँ कहीं तो बीच में, इन तीनों के बीच में। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ है, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ वाले और यहाँ जो थोड़े बहुत है उनका जो सेंटर आएगा, उनका सेंटर आएगा थोड़ा बहुत यहाँ पर। तो अब नेट अगर चार्ज की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर आता है यहाँ पर, नेगेटिव चार्जेस का सेंटर यहाँ पर। तो इसी मॉलिक्यूल को हम लोग फिजिक्स में ऐसे बताएंगे, नेगेटिव चार्जेस और ये पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर। तो ये हो गया एक टाइप का मॉलिक्यूल। दूसरा एक मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन गैस का, लेते हैं H2। तो H2 का बात करेंगे तो ये उसका न्यूक्लियस, ये दूसरा वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और इन दोनों न्यूक्लियस को जब नज़दीक लाएंगे तो इनका जो शेल्स है वो हाइब्रिडाइज होगा, ओवरलैप होगा, और ये इस तरह का क्लाउड स्ट्रक्चर मिक्स हो जाएगा। तो क्लाउड स्ट्रक्चर मिक्स होने पे ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर बनता है ना। अगेन ये प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर्स है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स कोई बता नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्लाउड स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर आएगा एग्जैक्टली बीच में, इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी आएगा उसी जगह पे। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे, माइनस एंड प्लस एक ही जगह पे, या फिर प्लस एंड माइनस एक ही जगह पे। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक ही जगह पे है। तो ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नेचर में अवेलेबल होते हैं। तो उन दोनों की दो कैटेगरी बन गई, एक हो गया पोलर और दूसरा हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर और नॉन पोलर में फ़र्क क्या है? तो पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐसे बताएंगे, जो हमारा H2 वाला एग्जाम्पल था। तो वाटर का जो एग्जाम्पल था उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर जो थे वो सेपरेटेड थे, सो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर। अगर वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर एक ही पॉइंट पर हो, जैसे कि हाइड्रोजन गैस के अंदर होता है, देन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स का दो कैटेगरी बना दिया, एक पोलर और एक नॉन पोलर। इसको पोलर बोलने का रीज़न भी है, यहाँ पर दो अलग अलग चार्ज सेंटर्स है जो सेपरेटेड है, सो दिस बिहेव्स लाइक अ डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लिया है, तो ये डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ये जो है ये डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो ये न्यूट्रल है, क्योंकि इक्वल अपोजिट चार्जेस है और वो भी एक ही जगह पे है, तो दिस विल बिहेव लाइक अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये जो है ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ऑब्वियसली न्यूट्रल है, इक्वल और अपोजिट चार्ज है, बट स्टिल द चार्ज इज सेपरेटेड, सो हम इसको न्यूट्रल बोलने से ज़्यादा करेक्ट वर्ड कौन सा है? डाइपोल। तो ये डाइपोल मॉलिक्यूल बनता है। आप एक एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो कि सच में सर जो बड़बड़ कर रहे हैं ये सही बात है या नहीं, ये वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो आपका जो भी बेसिन का नल है उसे ऑन करना है, ये इस तरह से सिंपल सेटअप है, घर पे करने लायक एक्सपेरिमेंट। तो ये नल है, इसका एकदम जो भी पतले से पतली आप स्ट्रीम बना सकते हो ना, उतनी पतली स्ट्रीम बनाओ उसकी, ये इस तरह से, ठीक है। तो एकदम पतली सी पानी की स्ट्रीम बन गई। करना क्या है, आपको दो स्ट्रॉन्ग स्पीकर के मैग्नेट लेने हैं। स्पीकर के अंदर जो मैग्नेट होता है ना, ऐसे दो स्पीकर के स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स ले लो, इसके नज़दीक रख दो। ये हो गया एक तरीका, अगर स्पीकर के मैग्नेट्स हैं आपके पास तो। नहीं है, हो सकता है आपके पास मैग्नेट्स ना हो स्पीकर के, और अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होने की ज़रूरत है वहाँ पर। अगर नहीं है तो दूसरा एक और तरीका है यहाँ पर, अगेन सेकेंड जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा रिस्की भी है। आपको करना ये है कि एक मेटल का प्लेट लेना है, अगेन विथ सम नॉन कंडक्टिंग एंड, ठीक है। दूसरा मेटल का प्लेट लेना है विथ सम नॉन कंडक्टिंग हैंडल पकड़ने के लिए, ठीक है। और करना यह है, आपको इन दोनों प्लेट्स को वायर से कनेक्ट करना है, ठीक है। यू विल नीड हाई वोल्टेज बैटरी, और इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। हाई वोल्टेज बैटरी, जितना हाई वोल्टेज आप सप्लाई कर सकते हो उतना हाई वोल्टेज बैटरी सप्लाई करना है, ठीक है। अब होगा क्या इस एक्सपेरिमेंट में, दोनों ही केस में, ये जो पानी का स्ट्रीम है जो वर्टिकली ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, जैसे ही आप ये प्लेट्स या मैग्नेट्स लगाओगे, दिस स्ट्रीम विल डेविएट, वो अपना पाथ चेंज करेगा, एंड दिस इज ड्यू टू दिस डाइपोल नेचर। डाइपोल नेचर की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, एंड यू विल सी द चेंज इन पाथ ऑफ दिस वाटर स्ट्रीम, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो जो मैंने बताया है, ठीक है। तो ये हो गया पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बेसिक। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जिसके अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक हो सकता है पोलर या नॉन पोलर। पोलर है तो वो ऐसा डाइपोल मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर है तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। अगेन ये भी न्यूट्रल है। ओवरऑल अगर पानी की बात करें तो पानी अभी मेरे पास यहाँ पर है, तो अगर ये डाइपोल होता तो इसने मेरे ये हेयर को, स्किन हेयर को, या फिर मुझे चिपकना चाहिए था ये, है ना, बिकॉज वो डाइपोल है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ओवरऑल ये न्यूट्रल है। ये जो सारे डाइपोल है वो रेंडमली ओरिएंटेड है। किस तरह से ओरिएंटेड होंगे यहाँ पर देखो, जब हम पानी बॉटल के अंदर भरा हुआ है उसकी बात करते हैं, तो ये हो गया बल्क कंडीशन में मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जब बल्क कंडीशन में देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स इस तरह से रेंडमली अलाइंड है, तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल पिछले वाले मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो भी फील्ड्स है उसको वो कैंसल आउट कर देगा, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अपोजिटली ओरिएंटेड है, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऐसे अगेन लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सैंपल में। जैसे कि अभी मैंने बॉटल में पानी लिया, तो इस पानी के अंदर करोड़ों से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, है ना। तो ये सारे डाइपोल मॉलिक्यूल्स जो है वो रेंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विल बी ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो उस केस में हम लोग डाइपोल मोमेंट नहीं कंसीडर करते हैं। यहाँ पर भी सेम है, ये तो इसमें वैसे भी डाइपोल मोमेंट है ही नहीं क्योंकि ये डाइपोल नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक जगह पर सेंटर्ड है। तो ये दोनों का फ़र्क है। लेकिन याद रखो ये हो गया जब इन मॉलिक्यूल्स को एज इट इज़ बल्क में रखा है, ठीक है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका खुद का डाइपोल मोमेंट भी है ना। अब अगर यही सिस्टम को, अब ये बल्क में कैसे दिखेगा, ये बल्क में एज इट इज़ दिखेगा, जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखने वाला है, उसमें कुछ खास नहीं होगा अगर ये बल्क में रख देंगे तो, है ना। लेकिन अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, इनको अभी मैंने जो एक्सपेरिमेंट बताया, पानी का स्ट्रीम है उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इनको होता क्या है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, हम लोग इलेक्ट्रिक की बात करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगा दिया, होगा क्या देखो बच्चों, ये जो चार्जेस है ये अगेन मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स रोटेट होकर जो प्लस वाला है ये प्लस से दूर जाएगा और ये जो माइनस वाला है ये प्लस के नज़दीक आएगा, तो ये मॉलिक्यूल रोटेट हो जाएगा, रोटेट होकर इसका अलाइनमेंट होगा ऐसा, ठीक है। ये वाला भी रोटेट हो जाएगा एंड दिस विल अलाइन लाइक दिस, प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये भी अलाइनमेंट चेंज करेगा ये इस तरह से। तो अब देखो सारे मॉलिक्यूल्स जो है ना वो अपना अलाइनमेंट चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स है ना वो 100% अलाइन नहीं करते हैं, है ना। कब, जब फील्ड जो है वो सफिशिएंटली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन सम मॉलिक्यूल्स विल स्टिल अलाइन पार्शली। तो अब देखो ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है ये मैं पार्शली अलाइन मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स है तो फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन एक्चुअली 100% फील्ड डायरेक्शन में नहीं है। सो दीज आर पार्शली अलाइन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस हुआ है कि क्या, जो मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड थे दे गेट अलाइन टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। तो भाई पोलराइजेशन क्या प्रोसेस है, तो जो डाइपोल्स होंगे मॉलिक्यूलर डाइपोल्स दे विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। अब यहाँ पर देखते हैं तो 100% पोलराइजेशन नहीं हुआ है क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पोलराइज नहीं हुए हैं। अगर ये फील्ड और स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इफ़ वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड ये मैंने प्लेट से दिया है, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, तो ये एक्सटर्नल फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो दिस अलाइनमेंट विल बिकम 100% अलाइनमेंट, और उस केस में वी कैन से दैट द पोलराइजेशन इज 100% पोलराइजेशन। उसके लिए वर्ड है सैचुरेशन पोलराइजेशन, ठीक है। तो सैचुरेट हो जाएगा, उससे ज़्यादा आप पोलराइज नहीं कर सकते। अब यहाँ देखो, अब एक और यहाँ पर पॉइंट ऑब्जर्व करने वाला है। मैं सपोज इसका 100% पोलराइजेशन कर देते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये 100% अगर पोलराइज कर दिया तो इन डाइपोल्स की बात करते हैं तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस, तो ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसा, ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, इसका भी प्लस से माइनस, ये फील्ड हमेशा प्लस टू माइनस होता है। तो डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये सारे डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा ऑब्वियसली, लेकिन वो सारा एड अप होके, मिलियंस में डाइपोल्स है तो इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप होके वो सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी। ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल से कम हो सकती है या होती है, तो वो जो फील्ड है जो रिवर्स डायरेक्शन में आई उस फील्ड को हम बोलेंगे पोलराइजिंग फील्ड। ये जो ईपी है दिस फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजिंग फील्ड, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन की वजह से आने वाली फील्ड है। अब यहाँ पर देखो इस केस में क्या होगा, इफ़ वी प्लेस दिस सिस्टम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया मैंने, यहाँ पर दो तरफ प्लेट्स लगा दिए, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। तो अब देखो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाला केस था, दोनों तरफ जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे उनका क्लाउड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था इस तरह से, है ना। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी एक तरफ कोई भी चार्ज नहीं था। अब होगा क्या, न्यूक्लियस कैन नॉट मूव, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है इनके सेंटर में, तो न्यूक्लियस का जो प्लस है वो अपनी जगह रहेगा। जैसे ही ये मॉलिक्यूल यहाँ पर इस फील्ड में रखा हुआ है ना, इसको हम लोग फिजिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो होगा क्या, इस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्लस पार्ट ऑफ द फील्ड, है ना, ये जो प्लस प्लेट है उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड व्हाट विल हैपन हियर, ये जो क्लाउड है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट होते ही जो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर है इट विल गेट शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। पहले नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ था, यहाँ पर पॉजिटिव के ऊपर, अब वो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स लेफ्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया। तो अगर आप देखोगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसा बन गया, पोलर बन गया,
इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा सिस्टम, जैसा ये सिस्टम बना है अपना सेम टू सेम रेप्लिका बन जाएगा यहाँ पर भी, है क्या नहीं इंटरेस्टिंग बात। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। अब सोचो अगर फील्ड निकाल देंगे तो क्या होगा, फील्ड निकाल देंगे तो जैसा पहले सिस्टम थे वैसे हो जाएंगे, तो वापस से ओरिजिनल सिस्टम जैसा था वैसा हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन, जहाँ पर चार्जेस सेपरेट होकर अपनी फील्ड में एक्सटर्नल फील्ड में अलाइन करते हैं, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो फील्ड की डायरेक्शन में मॉलिक्यूल रोटेट होकर अलाइन करता है। सो अल्टीमेटली द मॉलिक्यूल्स विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स का खुद का फील्ड बनता है विच इज कॉल्ड पोलराइजिंग फील्ड। ठीक है, अगेन एक्सटर्नल फील्ड से ये वीक होता है क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड ने ही इनको बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, और हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। सो व्हाट इज कैपेसिटर, इसके लिए दूसरा नाम भी है बच्चों, दूसरा नाम है कंडेंसर, कॉमन नेम है कंडेंसर, साइंटिफिक नेम हम लोग फॉलो करेंगे कैपेसिटर। अच्छा, तो अभी देखो कैपेसिटर क्या होता है। सपोज मेरे पास एक प्लेट है, मेटल का प्लेट, स्क्वायर प्लेट ले लो, रेक्टेंगुलर ले लो। अब मैंने इस प्लेट को किसी भी तरह से पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है ना, हमने चार्जिंग प्रोसेस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फिर दूसरी प्लेट ली, इसके पास रख दी। अब होगा क्या, जैसे ये प्लेट, ये अगेन मेटल प्लेट है, आइडेंटिकल प्लेट रखी है हमने इसके पास में, तो ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस प्लेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट करके इस तरफ आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियस बात है ये वाले पॉजिटिव चार्जेस भी अट्रैक्ट होके इस तरफ अंदर की तरफ आ जाएंगे। यस और नो? ठीक है, तो ये इनर फेस में आ गए दोनों चार्जेस, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी दूसरे भी चार्जेस प्रेजेंट है। दूसरे चार्जेस कौन से प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि ओवरऑल ये मेटल प्लेट है, ये तो न्यूट्रल है। दिस वन इज चार्ज्ड, दिस वन इज नॉट। तो ये वाली प्लेट तो न्यूट्रल प्लेट है, तो इसमें दोनों टाइप के चार्जेस है। नाउ इफ वी ग्राउंड दिस प्लेट, ठीक है, देखो प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ही ग्राउंड कर देंगे, ग्राउंडिंग या अर्थिंग करने से होता क्या है, जो भी एक्सेस चार्जेस है दे विल मूव टू द ग्राउंड। तो यहाँ पर दोनों ही टाइप के चार्जेस है। व्हाट विल हैपन, ये प्लस वाले चार्जेस इनको पुश करेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो सारे पॉजिटिव चार्जेस है ऑन दिस प्लेट, सेकेंड प्लेट, प्लेट नंबर 2, ये सारे के सारे चले जाएंगे टू द ग्राउंड। ठीक है, एक बार ये सारे ग्राउंड पर चले गए, ग्राउंड में चले गए, इफ़ वी डिस्कनेक्ट दिस सिस्टम टू द ग्राउंड, ग्राउंडिंग डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये सिस्टम एज इट इज़ रहेगा, है ना। और आइडियली अगर देखा जाए तो दिस सिस्टम विल रिमेन एज इट इज़ फॉर एवर। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अब ये सिस्टम की स्पेशलिटी क्या है? दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज कैपेसिटर, पहला पॉइंट। इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो इफ़ वी कीप एनी चार्ज बिटवीन दीज टू प्लेट्स, दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स। लेट अस से अगर ये प्लस चार्ज है तो दिस विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स राइट, अगर ये माइनस चार्ज है तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में ऐसा कुछ तो है जो इस चार्ज को खुद से मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसा क्या है? तो ऐसा है इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसके अंदर एक हिडन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम। और ये स्टोर किस तरह से हो पाई? इट इज स्टोर्ड ड्यू टू दीज सेपरेटेड चार्जेस ऑन सेपरेट प्लेट्स। तो इस तरह की जो सिस्टम है उसे हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं कैपेसिटर। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्जेस, है ना। इंटरेस्टिंग, इट कैन स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्जेस ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या मॉडिफिकेशन करता है, इस दोनों प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का एक स्लैब रख देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है पीवीसी हो सकता है, पेपर का स्लैब हो सकता है, कार्डबोर्ड का स्लैब हो सकता है ना। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका हमने एक स्लैब बना के इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया। तो ये एक और सिचुएशन हो गई जहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो हम लोग एडिशनल स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स है,
डाइपोल मॉलिक्यूल्स है, तो वो डाइपोल मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम में एडिशनल एनर्जी स्टोर करने में हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का सिस्टम, भले ही डाइलेक्ट्रिक अंदर हो या ना हो, दिस काइंड ऑफ सिस्टम विथ टू पैरेलल प्लेट्स, वन ऑफ द प्लेट इज ग्राउंडेड, सच सिस्टम इज कॉल्ड एज कैपेसिटर और कंडेंसर।